राधा की शादी हुई तो वो बहुत ख्वाहिशों के साथ अपने ससुराल पहुंची, पर राधा की सारी ख्वाहिशें वहीं खत्म हो गई जब उसने अपनी सास सुधा और ननद कमलेश का व्यवहार देखा। उसकी सास और ननद बहुत ही लालची स्वभाव की थीं। जब उन्होंने देखा कि राधा अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं लाई है तो उन दोनों ने उस पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। राधा बहू, नाश्ता कब तक मिल जाएगा? अभी तक तूने रसोई में कुछ भी नहीं बनाया। माँ जी, वो रसोई में नमक का डिब्बा ढूंढ रही थी, पूरी रसोई में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अरे बहू, बस इतनी सी बात थी, मुझसे पूछ लिया होता। वो देखो सामने नीले ढक्कन वाले डिब्बे में नमक ही तो है। अच्छा वो, शुक्रिया माँ जी, आपने बता दिया, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। राधा खुशी खुशी बहुत ही स्वादिष्ट खाना तैयार करती है और सबको परोसती है। और जैसे ही सुधा, कमलेश और राधा का पति महेश खाने का निवाला मुंह में डालते हैं, वो तीनों थूक देते हैं। ये क्या माँ, मीठा खाना? इसमें तो इतनी सारी चीनी भरी पड़ी है, भला सब्जी में मीठा कौन डालता है? मीठा नहीं तो मैंने तो नमकीन खाना बनाया, ये मीठा कैसे हो गया? हाँ, ये तो मीठा है। ओह, लगता है बहू ने नमक की जगह चीनी डाल दी है। मैंने तो नमक ही डाला था माँ जी, वो आपने मुझे बताया था ना, नीले ढक्कन वाला डिब्बा जिसमें नमक था। सत्यानाश! अरे मैंने नीले ढक्कन वाला नहीं बोला था, मैंने पीला ढक्कन वाला बोला था। नीले वाले में तो पिसी चीनी रखी थी, तुझे सुनने में गलती हो गई। कैसी बेवकूफ बहू घर में आई है। नहीं माँ जी, आपने मुझे नीले ढक्कन वाला ही बोला था, मुझसे सुनने में गलती नहीं हो सकती। अरे माँ, ये कल की आई हुई आपको झूठा बना रही है, बताओ तो। राधा, ये क्या तमीज है माँ से बात करने की? माँ क्या झूठ बोलेंगी? इतने सालों से माँ ही रसोई संभाल रही हैं, वो इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकती। पूरा खाना खराब कर दिया, अब दुकान पर पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे महेश बेटा, सुन तो, मैं तुझे दूसरा खाना बना कर देती हूँ। रुक तो बेटा, रुक जा। महेश गुस्से में चला जाता है और राधा की सास और ननद उसे पीटना शुरू कर देती हैं। एक तो पहले ही तेरे ऊपर तरस खाकर तुझे अपने घर की बहू बना लिया, अपने साथ दहेज में फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई, ऊपर से खाना बनाया वो भी मीठा, और मुझे झूठा ठहराती है। हाँ, आज तेरी खैर नहीं। सुधा और कमलेश राधा को बहुत पीटती हैं। राधा खूब रोती है। अब तो रोजाना ही किसी न किसी बात पर सुधा और कमलेश राधा को मारती पीटती रहती थी। महेश अपनी माँ और बहन पर ही विश्वास करता था और उसे लगता था कि राधा ही गलत है। मेरा विश्वास कीजिए, माँ जी ने जानबूझकर आपकी नई कमीज धोने में डाल दी। मुझे पता था कि आपने इसे धोने से मना किया है। देखो राधा, तुम मेरी माँ और मेरी बहन को बहुत बदनाम करती हो। मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बस बस, मुझे और कुछ नहीं कहना। अब तुमने जो गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, पर ध्यान रखो, तुम मेरी माँ और मेरी बहन के लिए मुझे भड़काना बंद करो, समझी? महेश राधा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था, न ही उसकी बात सुनने को तैयार था। राधा बहुत दुखी रहने लगी। वो अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि राधा की परेशानी के बारे में सुनकर वो भी दुखी हो जाते। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक दिन महेश की नानी उससे मिलने आई हुई थी, पर महेश उनसे नहीं मिल पाया क्योंकि वो किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। राधा ने उनकी बहुत सेवा की। नानी से मिलकर राधा बहुत खुश थी, पर राधा ने देखा कि उसकी सास और ननद नानी की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही हैं। ये देखकर राधा को बहुत हैरानी हुई। राधा बेटी, तुम यही सोच रही हो ना कि सुधा और कमलेश मेरे से बात क्यों नहीं करती हैं? आज मैं इसकी सच्चाई तुम्हें बता ही देती हूँ। सुधा महेश की सौतेली माँ है। मेरी बेटी यानी कि महेश की सगी माँ कमला तो महेश जब 3 साल का था तभी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। महेश ये बात जानता है, पर बचपन से वो सुधा के साथ रहा, इसीलिए वो सुधा को सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है और कमलेश को अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार दुलार देता है। पर वो ये नहीं जानता कि सुधा और कमलेश उसे सौतेला ही मानती हैं। बाकी तो तुमने शादी के बाद देख ही लिया होगा। मैं जानती हूँ इन्होंने तुम्हें भी नहीं छोड़ा होगा। इन्हें पैसे वाले घर की लड़की बहू बनानी थी। ये दोनों एक नंबर की लालची हैं। नानी जी,
मैंने उनसे कई बार इस बारे में बात की है, पर यह है कि मेरी सुनते ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि माँ जी और कमलेश की सच्चाई इनके सामने आ जाए। सुधा और कमलेश बाजार गई हैं। उनके आने से पहले मैं तुम्हें सब समझा देती हूँ, चिंता मत करो। ये देखो, हमारे पूर्वजों का 9 लखा हार है। मेरी सास ने मरते समय मुझे दिया था। शादी के बाद ये हार मैं कमला को देना चाहती थी, पर उसने मुझे कहा कि जब महेश बड़ा होगा तब मैं उसकी बहू को ये हार दूं। कमला और जमाई बाबू तो ये सब देखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी, ये 9 लखा हार अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुम करना। ये 9 लखा हार भी तुम्हारे पास रहेगा और तुम्हारा पति महेश भी सही हो जाएगा। राधा को सब कुछ समझाकर नानी चली जाती है। महेश वापस लौटता है तो राधा उसे नानी के दिए 9 लखा हार के बारे में बताती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, बहुत सुंदर हार है। एक काम करते हैं, हम इसे माँ को दे देते हैं, माँ संभाल कर रख लेंगी। मैंने तो माँ को बोला था कि आप रख लो, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। बोला कि ये बड़ी जिम्मेदारी वो नहीं संभाल सकती। अच्छा, मैं अभी जाकर पूछता हूँ। लाओ दिखाओ जरा हार। कहाँ गया? अभी तो यही रखा था। अरे, 9 लखा हार कहाँ चला गया? मैंने तो अलमारी में इसी डिब्बे में रखा था। महेश, हार गायब है। माँ, आपने राधा का 9 लखा हार देखा, जिसको रखने की जिम्मेदारी राधा आपको दे रही थी? कौन सा 9 लखा हार? मुझे किसी हार के बारे में नहीं पता। वही हार माँ जी जो नानी माँ मुझे देकर गई हैं। भैया, नानी माँ कौन सा 9 लखा हार देकर गई हैं? हमें तो भाभी ने कुछ नहीं बताया। सुनिए, मैंने माँ जी और ननद जी को हार दिखाया था। मुझे नहीं पता ये दोनों इस बात से क्यों मुकर रही हैं। इतने प्यार से नानी माँ ने वो 9 लखा हार मुझे दिया था। पता है, वो हार नानी माँ आपकी स्वर्गीय माँ को देना चाहती थी, पर माँ जी का मन था कि वो हार मैं पहनूं, यानी कि आपकी पत्नी और उनकी बहू। मुझे नहीं समझ आ रहा वो 9 लखा हार कहाँ गया। राधा ये सब जानबूझकर कर रही थी। वो ये बात जानती थी। वो बहाने से रोती रोती सुधा के कमरे तक जाती है और उसकी पलंग पर बैठ जाती है। राधा ने खुद ही सुधा को सबक सिखाने के लिए हार पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया था। ये क्या छुप रहा है? इसके नीचे तो कुछ है। क्या है? अरे, ये तो वही 9 लखा हार है जो नानी माँ ने दिया था। सुनिए, ये हार माँ जी के बिस्तर पर है। इसका मतलब माँ जी ने मेरे कमरे से इस हार को चुरा लिया। माँ जी, मैं तो आपके पास खुद ही ये हार लेकर आई थी, फिर आपको इसे चुराने की क्या जरूरत थी? माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने चोरी की अपने ही घर में? मुझे सच में अपने ही घर में? मुझे सच में ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है। नहीं महेश बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये हार यहाँ कैसे आया। महेश अपने कमरे में चला जाता है। बस ऐसे ही कितनी बार मैंने भी अपनी सच्चाई का सबूत दिया, पर आपने हमेशा मुझे झूठा ठहराया। अब आपको पता चल रहा है कि किसी को जबरदस्ती झूठा फंसाने से उस व्यक्ति को कितना दुख होता है। आज आप पर बीत रही है ना, तब आपको समझ आ रहा है। अब देखना, धीरे धीरे मैं महेश को अपनी तरफ ले लूंगी और उसके बाद आप दोनों यहाँ नहीं रहोगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो बहू। मेरा और मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो इसी घर में अपने बेटे के सहारे रह रही हूँ। मैं महेश को सब सच बता दूंगी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। अचानक महेश सारी बातें सुन लेता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब तक वो अपनी पत्नी राधा को कितना गलत समझता था, पर असली गुनहगार उसकी माँ और बहन थी। मैंने सब कुछ सुन लिया माँ, पर मैं आप दोनों को यहाँ से कहीं नहीं भेजूंगा। लेकिन आप दोनों से मेरा कोई वास्ता भी नहीं रहेगा। मैं अपनी पत्नी राधा के साथ घर के उस तरफ रहूंगा। मैं कल ही किसी को बुलाकर यहाँ दीवार खिंचवा देता हूँ ताकि आपका चेहरा मुझे दिखाई न पड़े। नहीं नहीं महेश बेटा, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने बहू के साथ बहुत गलत किया। मैं भले ही तुम्हारी सौतेली माँ हूं, पर बचपन से मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे माफ कर दो बेटा। सुनिए, मैं ये कभी नहीं चाहती कि आप माँ जी और ननद जी से अलग रहे। मैं तो बस इन्हें इनकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी, और इस सब में नानी माँ ने ही मेरा साथ दिया। बस इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे और कुछ नहीं कहना। महेश और राधा सुधा और कमलेश को माफ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद महेश अपनी नानी माँ से मिलने के लिए जाता है। साथ में सुधा और कमलेश भी थे।
इतने दिनों बाद अपने नाती और बहू को घर आया देख नानी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। नानी माँ बहुत खुश थी कि सुधा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। राधा के गले में वही नौलखा हार था जो नानी माँ ने उसे दिया था। वो नौलखा हार पहनकर राधा बहुत सुंदर लग रही थी। महेश और राधा के बीच भी सब कुछ ठीक हो गया और सुधा और कमलेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो दोनों भी राधा के साथ प्यार से रहने लगी। तो हेमा जी, अब बस एक ही महीना रह गया है। तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और आप? अरे मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं होता कि कैसे ही एक महीना गुजरे और मैं बारात लेकर आऊं तुम्हारे घर। ये है हेमा और हरीश। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ तो घर वालों ने भी शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। हरीश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता की बड़ी दुकान थी, तो घर में रुपए पैसों की तो कोई कमी थी नहीं। हरीश की माँ सरला घर संभालती थी। देखते ही देखते एक महीना भी गुजर गया। हरीश और हेमा की शादी खूब धूमधाम से हुई। फिर शादी के कुछ दिन बाद, हेमा इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई, कहीं जाना है क्या बेटी? माँ जी, वो बताया था ना आपको, आज मेरा बीएससी का रिजल्ट आना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। और ये हरीश कहाँ है? उसका भी तो रिजल्ट आएगा ना? हाँ जी, वो कह रहे थे कि वो दुकान से सीधा कॉलेज पहुंचेंगे। हेमा ने सरला के चरण स्पर्श किए। फिर उसी शाम, माँ कहाँ हो? माँ जल्दी बाहर आओ। आ गए तुम दोनों। कैसा रहा तुम लोगों का रिजल्ट? माँ आपकी बहू ने टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और तू नालायक, अपने बारे में भी तो बता। मैं भी पास हो गया माँ, पूरे 50% नंबर है मेरे। हरीश की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। हेमा के आने से सरला का घर पूरा हो गया था। सभी उससे बहुत खुश थे। फिर एक सुबह जब हेमा सरला के कमरे में उसके लिए चाय लेकर गई तो उसने देखा कि सरला एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है। माँ जी, ये आपकी चाय। हाँ बेटी, अब यहाँ पर रख दो। माँ जी, आप ये क्या पढ़ रही हो? अरे बेटी, ये 10वीं की हिंदी की किताब है, बस इसे ही पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन 10वीं की हिंदी की किताब आप क्यों पढ़ रही हैं? हेमा की बात सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए, जबकि हेमा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर 10वीं की किताब और सरला के आंसुओं का क्या रिश्ता था। तब सरला ने हेमा से कहा, बेटी मेरे पास सब कुछ है, गहने, गाड़ी, एक अच्छा पति, एक अच्छा बेटा, और अब तो तुम भी हो मेरे पास। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है शिक्षा। सरला की बात सुनकर हेमा भी वहीं उसके पास बेड पर बैठ गई। बेटी, मुझे ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब मैं गांव में 10वीं की पढ़ाई कर रही थी तभी हरीश के पिताजी का रिश्ता आया मेरे लिए। मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं और रिश्ते के लिए मेरे घर वालों ने फौरन हाँ कर दी। बस उसके बाद से 10वीं पास करना मेरा सपना ही रह गया। पता है, 9वीं में पूरे 45% नंबर आए थे मेरे। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? फिर क्या, शादी के बाद आते ही घर संभाल लिया और तब से यही घर मेरी दुनिया बन गया। तो फिर आपने दोबारा पढ़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन मेरी सास ने मेरा साथ नहीं दिया। वो कहती थी जब जिंदगी भर ये चूल्हा चौका ही करना है तो फिर आगे पढ़कर करना ही क्या है। वो क्या है ना, मेरी सास तेरी सास जितनी अच्छी नहीं थी ना। हाँ माँ जी, ये बात तो सच है। अब लेकिन फिर भी कभी तो कोशिश की होगी ना आपने? हाँ, हरीश कहता रहता था कि मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। जब वो छोटा था तो उसी की देखभाल में लगी रहती थी, और जब बड़ा हुआ तो मैंने किसी तरह पढ़ाई शुरू की। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ जी? मुझे कोई पढ़ाने वाला तो था नहीं और घर के कामों की वजह से ज्यादा देर तक पढ़ाई कर भी नहीं पाती थी, तो इसीलिए शुरू में 3 बार तो मैं बुरी तरह से फेल हो गई। बुरी तरह से मतलब? वो किसी भी विषय में 20 नंबर से ऊपर नहीं आते थे मेरे। अरे, तो उसके बाद परीक्षा देना बंद कर दिया आपने? नहीं, मैं चाहती थी कि बस किसी तरह मैं कम से कम 10वीं तो पास कर ही लूं, तो फिर मैंने नकल का सहारा लिया। हैं? माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप परीक्षा में नकल करती थी? हाँ, पिछले 3 बार से नकल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी किस्मत देखो, बोर्ड की परीक्षा में मेरे आगे जो भी बच्चे बैठते हैं वो तो मुझसे भी बड़े नालायक निकलते रहे, मुए कहीं के।
सबको अपने हाथों से बना बना के कितने सारे लड्डू खिलाए, लेकिन एक भी मेरे काम ना आया। जिससे भी नकल की वो खुद फेल होकर बैठ गया। अब किसी साल कोई होशियार बच्चा मेरे आगे पीछे बैठेगा, तभी शायद मेरा बेड़ा पार होगा। सरला की बातें सुनकर हेमा को दो बातें समझ में आई। पहली ये कि सरला हर कीमत पर 10वीं पास करना चाहती थी, और दूसरी ये कि पास होने के लिए उसे नकल करने से भी परहेज नहीं था। पूरी बात समझने के बाद हेमा ने कहा, माँ जी, तो तय रहा कि अब मैं आपको 10वीं पास कराऊंगी, और वो भी नकल से नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी से। पर वो कैसे बेटी? मैं अगर पढ़ने में लग गई तो घर का क्या होगा? सब कुछ कौन संभालेगा? आप उसकी फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना, अब से मैं आपको पढ़ाऊंगी भी और घर का सारा काम भी देख लूंगी। लेकिन इस सब के बदले आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बताना बेटी। आप परीक्षा केंद्र में या घर पर कहीं भी नकल करने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। अच्छा, तू कहती है तो मान लेती हूँ, पर क्या तुझे सच में लगता है कि मैं बिना नकल के 10वीं पास कर पाऊंगी? ओहो माँ जी, एक बात बताइए, अगर नकल करके आप पास हो भी जाओगी तो क्या आपको अंदर से पास होने की खुशी होगी? हेमा की बात का सरला के पास कोई जवाब नहीं था। सरला को समझ आ गया था कि उसे संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो पूरी ईमानदारी से और अपनी मेहनत के दम पर पास होकर दिखाएगी। फिर उसी दिन हेमा ने सरला के लिए 10वीं की नई किताबें और कॉपियां मंगवाई और हरीश से कहलवाकर सरला के लिए 10वीं का फॉर्म भी मंगवा लिया। फिर अगले दिन से ही हेमा रोज सुबह जल्दी उठती, पहले घर का सारा काम करती और फिर सरला को पूरे मन से पढ़ाती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। हेमा सब कुछ संभालते हुए बुरी तरह थक जाती थी, लेकिन फिर भी उसने सरला को उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने दी। बहुत हो गया मेरी बच्ची, बस अब और नहीं। क्या हो गया माँ जी? तू सारा दिन मेरे लिए ही लगी रहती है, पहले घर का काम फिर मुझे पढ़ाना, ऐसे कैसे चलेगा? माँ जी, सिर्फ 2 महीने ही रह गए परीक्षा में, इतने महीनों मेहनत की आपने, अब हम पीछे नहीं हट सकते। हेमा की बात सुनकर सरला में फिर से जोश भर गया। अब तो सरला रात रात भर जाग कर पढ़ने लगी और फिर परीक्षा का वक्त भी आ गया। सरला ने हर पेपर पूरी ईमानदारी से दिया और इस बार उसे ना तो किसी को लड्डू बनाकर खिलाने की जरूरत थी और ना ही नकल करने की। फिर कुछ दिनों के बाद, माँ जी उठिए, जल्दी कीजिए। हाँ उठ रही हूँ। अब वैसे हुआ क्या है? अरे माँ जी, भूल गई क्या आप? आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। अरे आज 23 तारीख है क्या? हाँ माँ जी, हरीश तैयार है, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, आपके परीक्षा केंद्र में रिजल्ट लगाया जाएगा। उठिए, जल्दी करिए। सरला जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। इस बार उसके मन में संतोष था। वो पहले से ज्यादा खुश थी क्योंकि इस बार उसने पूरी ईमानदारी से परीक्षाएं दी थी। जब वो हरीश के साथ घर से जाने लगी तभी, बेटी मुझे नहीं पता कि मेरा रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार मैंने बिल्कुल नकल नहीं की। आगे भगवान की मर्जी। देखना माँ जी, भगवान सब अच्छा करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सरला और हरीश वहां से चले गए। रिजल्ट के लिए जितना सरला उत्सुक थी, उससे कहीं ज्यादा घर में हेमा बेचैन थी। उसने सरला के लिए बहुत मेहनत की थी। कुछ घंटे बाद अचानक घर के बाहर ढोल बजने की आवाज सुनाई देने लगी। हेमा भागकर घर के बाहर आई तो देखा कि हरीश सबका मुंह मीठा करा रहा था। सरला के गले में फूलों की माला थी। बेटी मैं पास हो गई। हेमा, माँ के 85% मार्क्स आए। अरे वाह माँ जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल तो तूने कर दिया है बेटी, तू मेरा साथ ना देती तो ये दिन कभी मेरी जिंदगी में नहीं आता। खुद पर भरोसा करने की बजाय परीक्षा में नकल कैसे करनी है, मैं तो बस इसी बारे में सोचती रही। शुक्रिया मेरी बच्ची, शुक्रिया। अच्छा अब ये छोड़िए और ये बताइए कि अब आगे क्या? आगे मतलब? 11वीं के बारे में क्या विचार है मेरी टॉपर सासू माँ का? हेमा की बात सुनते ही सरला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसमें खुशी के साथ वो आत्मविश्वास भी दिख रहा था जो उसने कई साल पहले कहीं खो दिया था।